हेलो स्टूडेंट्स। पहले जो वीडियो था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, उसमें हमने इसकी स्ट्रक्चर्स को देखा था। आज हम इसका आइसोलेशन, बायोजेनेसिस और जो केमिकल कंपोजिशन है वो, और मेन तो फंक्शंस का हम स्टडी करेंगे। तो आज के इस वीडियो में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि दो प्रकार की होती है मेनली, तो वैसे तो तीन होती है: स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक एन्यूलेट लैमेलर सिस्टम। तो हम आज इसके कार्य, आइसोलेशन और केमिकल कंपोजिशन का स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बायोजेनेसिस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो बायोजेनेसिस का मतलब है जैव जनन या इसकी उत्पत्ति कैसे होती है। तो हम इसके पीछे भी कई अवधारणाएं हैं, जैसे कि अभी जो आधुनिक अवधारणा है उसके अनुसार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो उत्पत्ति है वो वलयित पटलिकाओं, एन्यूलेटेड लैमेली द्वारा होती है, तथा इन पटलिकाओं की उत्पत्ति न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से होती है। इस प्रकार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो उद्गम है वो अभी जो आधुनिक अवधारणा है उसके अनुसार न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से माना जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बाह्य कला कुछ प्रांगुल सदृश प्रवर्ध के रूप में वृद्धि कर संकोचित हो जाती है और गोलाकार रचना बनाती है। इन्हें ब्लैब्स कहा जाता है तथा इनके बनने की जो क्रिया है उनको ब्लैबिंग्स कहते हैं। ब्लैब्स कोशिका की परिधि की ओर गति करते हुए परस्पर संयुक्त हो जाते हैं, जिससे पहले वलयित पटलिकाएं तथा बाद में इनसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सिस्टर्नी बन जाती है। फिर धीरे धीरे इनकी सतह पर राइबोसोम्स चिपककर इन्हें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बदल देते हैं। और इन्हीं वलयित पटलिकाओं को जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तथा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मध्यवर्ती रूप होते हैं ये इंटरमीडिएट, यानी कि तो इनको इंटरमीडिएट माना जाता है। तो इस प्रकार से उसका बायोजेनेसिस है। अब हम देखते हैं कि इसका आइसोलेशन यानी कि इसका पृथक्करण कैसे होता है। कोशिका में बहुत ही अंतस्थ स्थापित होती है, कोशिका में निकालना बहुत मुश्किल रहता है। तो हम इसका पृथक्करण कोशिका से किस प्रकार से करें। कोशिका से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो पृथक्करण है वो पृथक्करण प्रवणता अपकेंद्रीकरण यानी डिफरेंशियल सेंट्रिफिकेशन विधि द्वारा किया जाता है। जब कोशिकाओं का अपकेंद्रीकरण किया जाता है तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अवयव टूटकर गोल हो जाते हैं। इन्हें माइक्रोसोम्स या सूक्ष्म काय कहा जाता है, कहते हैं। अब केंद्रित कोशिका में उपस्थित अधिकांश माइक्रोसोम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के होते हैं। हालांकि कुछ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भी हो सकते हैं। और जो अक्षत कोशिका होती है, बिना टूटी फूटी साबुत जो कोशिका होती है, उसमें माइक्रोसोम्स नहीं पाए जाते हैं और ये सदैव एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम व प्लाज्मा मेम्ब्रेन के टूटने से ही बनते हैं। तो हम कह सकते हैं कि माइक्रोसोम्स जो है कोशिका में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाली रचना नहीं होती है। माइक्रोसोम्स गोलाकार कलाबद्ध आशयों के समान लगते हैं। इनका व्यास भी 500 से 1500 एंगस्ट्रॉम तक होता है। और माइक्रोसोम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम व प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो सेगमेंट है वो माइक्रोबॉडीज, यानी कि माइक्रोबॉडीज कौन कौन सी होती है, पेरोक्सिसोम्स और ग्लाइओक्सिसोम्स, इन दोनों को माइक्रोबॉडीज कहा जाता है। तो माइक्रोबॉडीज ये पृथक रचनाएं हैं। माइक्रोबॉडीज कोशिका में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सूक्ष्मकाय होते हैं, जबकि माइक्रोसोम्स अपकेंद्रण के दौरान एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टूटने से बनते हैं। ये कोशिका में स्थायी रूप से नहीं होते हैं। माइक्रोसोम्स के विश्लेषण अगर हम करें तो इसकी जो कलाएं हैं, मेम्ब्रेन्स लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। इसके केमिकल कंपोजिशन को अगर हम देखें तो इसमें लाइपोप्रोटीन्स होता है जो कि 60% प्रोटीन तथा 40% लिपिड्स होते हैं। भिन्न भिन्न कोशिकाओं के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या माइक्रोसोम्स में प्रोटीन्स तथा लिपिड्स की आपेक्षिक मात्राएं भिन्न भिन्न हो सकती है। फिर भी प्रोटीन्स की मात्रा लिपिड्स से सदैव ही अधिक पाई जाती है। लिपिड्स का 70% भाग फॉस्फोलिपिड्स के रूप में होता है। फॉस्फोलिपिड्स का 50 से 90% भाग लेसिथिन
तथा सिफेलिन के रूप में होता है। प्रोटीन्स तथा लिपिड्स व्यवस्थित होकर रॉबर्टसन की इकाई कला या निकोलसन व सिंगर के फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अनुरूप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की कलाएं बनाते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का प्रोटीन भाग संरचनात्मक तथा यानी स्ट्रक्चरल एंड एंजाइम प्रोटीन्स यानी दो रूपों में पाया जाता है। संरचनात्मक प्रोटीनों के अणु लिपिड्स की द्विस्तर की सतह पर यानी परिधीय प्रोटीन के रूप में या इस सतह में गड़े हुए यानी समाकल प्रोटीन के रूप में विद्यमान रहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एंजाइम प्रोटीन्स जो है प्रचुर मात्रा में उपस्थित होते हैं। इसी कारण यह अंगक कई एंजाइमिक प्रक्रियाओं के लिए स्थल प्रदान करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम हमेशा उपस्थित होता है और इस एंजाइम को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मार्कर यानी चिन्हक माना जाता है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम अगर प्रेजेंट है तो इसका मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसमें प्रेजेंट है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर पाई जाने वाले कुछ एंजाइम जो हैं उनमें से हैं 5 प्राइम न्यूक्लियोटाइडेज, न्यूक्लियोसाइड पायरोफॉस्फेटेज, एटीपीएज, साइटोक्रोम B5, NADH साइटोक्रोम B5, रिडक्टेज इत्यादि। ऐसे ही जब ER की अवकाशिका में भी कुछ एंजाइम पाए जाते हैं। इनमें मुख्य रूप से बीटा ग्लूकोरोनिडेज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज, एसिटाइलाइड हाइड्रोलाइजिंग एस्टरेज इत्यादि प्रमुख हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में साइटोक्रोम तंत्र या इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला से संबंधित एंजाइम्स भी प्रचुर मात्रा में उपस्थित होते हैं। तो ये तो थे इनके केमिकल कंपोजिशन की क्या-क्या है। अब हम देखते हैं कि फंक्शंस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की क्या-क्या फंक्शंस हैं। मुख्य रूप से जो फंक्शंस है अंतःप्रद्रवी जालिका कोशिका की लगभग समस्त उपापचयी क्रियाओं से संबंधित होती है और विभिन्न उपापचयों के संश्लेषण के साथ साथ ये यांत्रिक कार्य भी संपादित करती हैं, जैसे कि अब कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म या कार्बोहाइड्रेट का उपापचय। कार्बोहाइड्रेट का उपापचय का मतलब है कि जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं उसके सिंपल मॉलिक्यूल्स में डिग्रेडेशन होता है। सबसे पहले हम लेंगे ग्लाइकोजन का विघटन यानी डीजनरेशन ऑफ ग्लाइकोजन। जंतु कोशिकाओं में भोजन का जो संचयन है ग्लाइकोजन के रूप में होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला एंजाइम ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज ग्लाइकोजन के विघटन से संबंधित होता है। ग्लाइकोजन के विघटन को ग्लाइकोजेनोलाइसिस कहते हैं। इसके अंतर्गत ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का ओरिजिन होता है, उद्गम होता है या प्रोडक्शन होता है। और कुछ साइंटिस्ट ये मानते हैं कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ग्लाइकोजन का संश्लेषण भी होता है। ग्लाइकोजन के संश्लेषण को ग्लाइकोजेनेसिस कहा जाता है। ग्लाइकोजेनेसिस के लिए आवश्यक एंजाइम UDPG ग्लाइकोजन ट्रांसफरेज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में नहीं पाया जाता। अतः एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ग्लाइकोजेनेसिस का होना बहुत कुछ संदेह वाली स्थिति पैदा करता है क्योंकि ये एंजाइम इसमें नहीं पाया जाता है। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म प्रोटीन सिंथेसिस जो ये करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर स्थित राइबोसोम्स द्वारा नवजात यानी नई जो प्रोटीन्स बनी है नई प्रोटीन्स का संश्लेषण किया जाता है। यह प्रोटीन्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अवकाशिका में रिस जाते हैं। यहाँ से गोल्जी जटिल में होते हुए अंत में इसकी परिपक्वन तल से उत्पन्न स्रावी आशयों द्वारा ये प्रोटीन सक्रियत रूप में कोशिका को उपलब्ध होते हैं। इस प्रकार राइबोसोम्स के चिपकने के लिए उपयुक्त स्थल प्रदान करना व नवजात प्रोटीनों का सक्रियण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा किया जाता है। प्रोटीन्स का विघटन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन्स का विघटन करने वाले कई एंजाइम पाए जाते हैं। इनमें मुख्य रूप से पेप्टाइडेज तथा अमीनो एसिड्स ऑक्सीडेज ये एंजाइम प्रोटीन अणुओं का विघटन करते हैं जिससे अमीनो अम्लों के अणु उपलब्ध होते हैं। फिर है लिपिड मेटाबॉलिज्म। लिपिड यानी लिपिड उपापचय उदासीन वसाओं या ट्राइग्लिसराइड का संश्लेषण वसीय अम्लों के 3 अणु व ग्लिसरॉल का एक अणु एस्टर बंध द्वारा संयोजित होकर ट्राइग्लिसराइड या उदासीन वसाएं बनाते हैं। वसाएं ऊर्जा संचयन के महत्वपूर्ण पदार्थ हैं और
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्राइग्लिसराइड्स के संश्लेषण के स्थल भी होते हैं। वसाओं का संश्लेषण स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में व प्रोटीन्स का रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा किया जाता है। लिपिड्स का संचयन यानी स्टोरेज, हम प्रैक्टिकली देखा गया है कि अगर एक भूखी फास्टिंग कोशिका में तेल संभरित किया जाए तो कुछ ही समय पश्चात तेल गुहिकाएं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम व गोल्जी कॉम्प्लेक्स में एकत्रित हो जाती हैं। इससे ये स्थापित हो गया है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वसाओं के संचयन व स्थानांतरण में महत्वपूर्ण योग होता है। कोलेस्ट्रॉल व स्टेरॉयड हार्मोन्स का संश्लेषण। कोलेस्ट्रॉल एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेरॉयड है। स्टेरॉइड्स में वसी अम्ल नहीं होते हैं। ये पदार्थ हार्मोन्स, अंडाशय, वृषण, एड्रिनल ग्रंथि व अन्य नलिका विहीन ग्रंथियों से स्रावित पदार्थ के पूर्ववर्ती यानी प्रिकर्सर पदार्थ होते हैं। स्टेरॉइड के एक अणु में 4 वलय रिंग्स संयुक्त होती है। इनमें से 3 वलय 6 सदस्यीय तथा 1 वलय 5 सदस्यीय होती है। कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है और ऐसा समझा जाता है कि यकृत कोशिकाओं के स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण व संचयन होता है। अब है ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखलाओं से संबंधित कुछ एंजाइम्स स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाए जाते हैं। ये एंजाइम्स इलेक्ट्रॉन्स का परिवहन करते हैं। इससे संबंधित कुछ प्रमुख एंजाइम्स NADH साइटोबेसिक रिडक्टेज एंजाइम इत्यादि, ये सब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में मदद करते हैं। आयन ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? जंतु पेशियों की कोशिकाओं के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एक सक्रिय ATPase जटिल पाया जाता है जो कैल्शियम आयनों की सांद्रता बढ़ाता है। कैल्शियम आयन के पेशियों के सिकुड़ने के लिए आवश्यक होता है। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स, पदार्थों का विनिमय यानी कि आदान प्रदान। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नलिकाओं के जाल के रूप में होने के कारण यह कोशिका एवं उसके बाह्य माध्यम के बीच पदार्थों के संवहन का कार्य सुचारू रूप से करती है। इंट्रासेल्युलर ट्रांसपोर्ट या अंतर कोशिकीय अभिगमन, कोशिका के भीतर संश्लेषण स्थल से संचयन स्थल व क्रियाशील स्थलों तक विभिन्न पदार्थों का संवहन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा किया जाता है। तो ये तो इसके मेन फंक्शन थी। अब और जो अन्य कार्य हैं उनके, मैकेनिकल सपोर्ट यानी यांत्रिक अवलंबन, सहारा प्रदान करना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लेकर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक फैले रहने के कारण यह कोशिका द्रव्य की मैट्रिक्स को कई वैश्व में या चैम्बर्स में विभाजित कर देती है। इस तरह यह कोशिका के कंकाल का कार्य करती है व मैट्रिक्स को यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करती है। दूसरा, अगर हम इसका कार्य देखें तो कोशिका के कलाबद्ध अंगकों का निर्माण ये करती है। फॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स ऑफ सेल, कोशिका में पाए जाने वाले कोशिकांगों की कलाओं में व एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की कलाओं में रचनात्मक साम्यता के कारण यह स्पष्ट होता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन अंगकों के निर्माण में सहायक होती है। प्रोप्लास्टिड्स व गोल्जी कॉम्प्लेक्स का निर्माण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होता है। इसी प्रकार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से विभिन्न माइक्रोबॉडीज जैसे कि पेरोक्सिसोम्स, ग्लाइकोसोम्स आदि भी बनते हैं। तो ये तो थी इसके फंक्शंस, बायोजेनेसिस और केमिकल कंपोजिशन, और इसका जैव जनन या आइसोलेशन किस प्रकार से होता है, तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थी। ओके, थैंक यू बच्चों।